Hello dear students, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और उसको कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, और साथ में इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पूछा जाता है विथ डेफिनेशन या एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये 1 नंबर के क्वेश्चंस में ज़रूर आता है, और अगर न्यूमेरिकल्स कभी पूछता है तो ये 2 नंबर या 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। वैसे न्यूमेरिकल्स तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पिछले क्लास में हमने बात किया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उससे रिलेटेड हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की। तो बच्चों, हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि द लिमिटिंग reagent is the reactant which gets completely consumed in the chemical reaction under consideration and whose amount limits the amount of product formed in the reaction। तो बच्चों देखो, इस लिमिटिंग रेजेंट में ये बताया जा रहा है कि लिमिटिंग रेजेंट हम उसको बोलते हैं, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट है, उन्हीं रिएक्टेंट में से कोई ना कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कम्प्लीटली क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। जैसे मान लो 2 रिएक्टेंट है, उन दोनों रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम होगा उसे हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में अंडर कंसिडरेशन एंड हुज अमाउंट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो भी रिएक्टेंट है उसका जो अमाउंट हो वो लिमिट्स हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स बनने के लिए, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए जो रिएक्टेंट का अमाउंट हो वो एक लिमिट होना चाहिए। जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो आप पढ़ते हो, ठीक है, H2 का रिएक्शन जब आप कराते हो Cl2 गैस के साथ, तो यहाँ पे बनता है ये 2HCl। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ Cl2 ऑलवेज रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl। मतलब जब भी H2 1 मोल ऑफ H2 और 1 मोल ऑफ Cl2 रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ HCl बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर 1 मोल H2 हम ले लेते हैं और यहाँ पे मान लो 0.5 मोल Cl2 अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तब वहाँ पे उस केस में रिएक्शन तो होगा ज़रूर, लेकिन वहाँ पे 2 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये, अगर हमें 2 मोल ऑफ HCl बनाना है, अगर हमें 2 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन करना है, तो वहाँ पे हमें रिएक्टेंट 1 मोल H2 और 1 मोल Cl2 लेना ही पड़ेगा। 1 मोल से कम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 मोल से आप कम नहीं ले सकते। ठीक है, अगर 1 मोल से कम लेंगे तो 2 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम कार्बन का रिएक्शन O2 के साथ करवा रहे हैं, कार्बन को अगर हम कंबस्ट कर रहे हैं O2 के साथ, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ CO2। इससे ना तो कम ना तो इससे ज़्यादा। ठीक है, अगर इससे हम कम लेंगे तो भी रिएक्शन में CO2 1 मोल नहीं बनेगा, और अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं, 1 मोल से ज़्यादा लेते हैं, तो रिएक्शन में CO2 तो बन जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जो एक्सेस अमाउंट में हम दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट जो ज़्यादा लेंगे, ठीक है, वो बाद में रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप 2 मोल ऑफ कार्बन और 2 मोल ऑफ O2 लेते हो, तब वहाँ पे 2 मोल ऑफ CO2 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, तब उस कंडीशन में 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2 ही बनाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने O2 कितना लिया था, 2 मोल लिया था, तो उस कंडीशन में
केवल और केवल ऑक्सीजन 1 मोल ही ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन केवल 1 मोल ऑफ कार्बन के साथ ही रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑफ CO2 बनाएगा। मतलब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपने 2 मोल लिया था, इसमें से 1 मोल ऑक्सीजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज अनरिएक्टेड, ठीक है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट को अगर एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना हो बच्चों, ठीक है, यहाँ भी एक बेस्ट एग्जाम्पल आप देख लो। अब यहाँ पे 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन पहले कंज्यूम होगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, इसलिए उस कंडीशन में कार्बन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लेकिन कार्बन कब लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जब कार्बन को आप 1 मोल लेंगे और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, तब उस केस में कार्बन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलो बच्चों, एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, आपके स्क्रीन पे एक एग्ज़ाम्पल है, एक बहुत ही कॉमन सा एग्ज़ाम्पल है। जैसे हमने क्या ले लिया कि यहाँ पे रिएक्टेंट अगर देखा जाए तो ए और बी है, हमने एक कॉमन रिएक्टेंट लिया है ए और बी। ये दोनों रिएक्टेंट, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, ये दोनों रिएक्टेंट जब कंबाइंड हो रहा है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ए बी, ठीक है। व्हेन रिएक्टेंट ए एंड बी कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म ए बी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो 5 मोल लिया गया है, और मतलब ए जो रिएक्टेंट है वो 5 मोल है और बी रिएक्टेंट कितना है, 10 मोल है, ठीक है बच्चों। अब देखो, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10 मोल बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो पहले जब रिएक्शन होगा तो 1 मोल ए का और 1 मोल बी का, फिर 1 मोल दूसरा मोल ए का, फिर दूसरा मोल बी का, तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस होता जाएगा। अब जैसे ही 5 मोल रिएक्टेंट ए जब 5 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेगा तो 10 मोल ऑफ ए बी बन जाएगा। मतलब ए बी जो है आपने कितना लिया है, 10 ml है, बी कितना है, रिएक्टेंट बी 10 मोल है, लेकिन 5 मोल आपका 5 मोल क्या है, रिएक्टेंट ए है। तो रिएक्टेंट ए जो है 5 मोल, जो रिएक्टेंट ए है वो 5 मोल ऑफ बी के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 10 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ए का जो अमाउंट है वो कितना है, 5 मोल ही है। तो 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ बी एंड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ ए बी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे जो बी रिएक्टेंट है ये 10 मोल है, तो इसमें से 5 मोल ही कंज्यूम हुआ। तो इसका मतलब कि 5 मोल जो होगा, जो बी है, ये बी क्या है, 5 मोल बी क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बच जाएगा। मतलब 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट बी इज अनरिएक्टेड, इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखा जाए तो इस केमिकल में ध्यान से अगर आप देखो बच्चों, इस केमिकल रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो ए और बी में सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, रिएक्टेंट ए क्या होगा, सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट में ए क्या हो रहा है, पहले कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस रिएक्शन में जो ए होगा, ये ए आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो जो पहले इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, जो पहले कंज्यूम होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, आपका ए होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 10 ml। लेकिन एक दूसरे सेंस में अगर हम देखें बच्चों, मान लो यहाँ पे अगर हमने ए के अमाउंट को 10 ml कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे बी का अमाउंट भी 10 ml है, ठीक है, तो दोनों 10 मोल और 10 मोल ये दोनों है, तो दोनों 10 मोल जब रिएक्ट करेंगे तो दोनों एक साथ कंज्यूम होंगे, दोनों क्या होंगे, एक साथ कंज्यूम होंगे, और 10 + 10 तब वहाँ पे ए बी कितना फॉर्मेशन होगा, तब वहाँ पे ए बी प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 20 मोल बनेगा, ठीक है बच्चों। तब वहाँ पे ऐसे रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएजेंट हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस में लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होते हैं जब दोनों रिएक्टेंट एक साथ कंज्यूम हो जाए, दोनों रिएक्टेंट जब एक साथ कंज्यूम हो जाए तो वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है, वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हम कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम 10 मोल ऑफ ए और 10 मोल ऑफ बी लेंगे तो दोनों का रिएक्शन एक साथ होगा, दोनों एक साथ कंज्यूम होंगे, और प्रोडक्ट जो ए बी बन रहा है वो कितना तब बनेगा, 20 मोल ऑफ
AB प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रेजेंट उसको एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा। वैसे आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया है, अनदर एग्जांपल रिलेटेड टू लिमिटिंग रेजेंट। अगर हम देखें तो एक दूसरा एग्जांपल नंबर 2 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें आप जान लो, पहले एग्जांपल 2 को समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप समझ लो। देखो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनिट रेशियो ऑफ मोल्स, हेंस बाय अ डेफिनिट रेशियो ऑफ मासेस। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट है वो ऑलवेज एक डेफिनिट रेशियो ऑफ मोल्स और एक डेफिनिट रेशियो ऑफ मासेस में ही कंबाइंड होते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बन रहा है उस प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन के लिए कितना रिएक्टेंट यूज होगा या कितना रिएक्टेंट रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो हम उतना ही रिएक्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा यूज कर रहे हो तो क्या होगा, जितना भी अमाउंट रिएक्टेंट यूज जितना भी रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम होगा और प्रोडक्ट अगर बन जाएगा तो प्रोडक्ट बनने के बाद फिर स्टॉप हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे अभी हमने बताया कि अगर हम कोई भी जैसे रिएक्शन हमने करवा रहा है, जैसे हमने कोई भी रिएक्शन अगर करवाया लैब में, और लैब में जैसे मान लो हमने एक रिएक्शन करवा दिया, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं और यहाँ पे CO2 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कार्बन मान लो कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है CO2, 44 ग्राम। ठीक है, तो अब देखो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमेशा कितना लेना होगा, 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट होते हैं वो एक डेफिनिट मास में रिएक्ट करते हैं या डेफिनिट मोल्स में, या 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म 1 mole of CO2 always 1 mole of carbon and 1 mole of oxygen react to each other and form 1 mole of carbon dioxide। अगर हम डेफिनिट रेशियो ऑफ मासेस की अगर हम बात करें तो डेफिनिट रेशियो ऑफ मासेस में अगर हम देखें तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो बच्चों, ये फिक्स अमाउंट है, ये क्या है, अमाउंट फिक्स है, इतना ग्राम हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तभी ये रिएक्शन में CO2 बनेगा। ठीक है, मान लो अगर हमने कार्बन या ऑक्सीजन किसी के भी अमाउंट को अगर बढ़ा दिया, ठीक है, अगर किसी के अमाउंट को हम बढ़ा देंगे, जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अब 40 ग्राम ले लेते हो तो देखो रिएक्शन तो होगा ज़रूर। अब 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। मतलब 12 ग्राम कार्बन केवल और केवल 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा और CO2 बन जाएगा। और CO2 जब फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट जब बन जाएगा, तो यहाँ पे जो 8 ग्राम, कितना 8 ग्राम जो ऑक्सीजन बच रहा है, मतलब 8 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा, बचा रहेगा। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, अनरिएक्टेड होगा। ठीक है, जो रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है N2 और H2 का। जैसे मान लो यहाँ पे ये हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का सिंथेसिस दिखाया गया है। हैबर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिंथेसिस को बताया था, इसलिए इस सिंथेसिस को कहा जाता है हैबर्स प्रोसेस। क्या कहा जाता है, हैबर्स प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को बनाने के लिए हैबर ने ये बताया कि हमेशा 1 मोल ऑफ N2 जो होगा वो 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करेगा। अब देखो बच्चों, सवाल ये है कि मान लो अगर अमोनिया, आपको 1 मोल अमोनिया चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट को हाफ कर देंगे। यहाँ पे तब हमें क्या करना होगा, 1 मोल N2 की जगह हमें 1/2 मोल ले लेंगे, और यहाँ पे 3 मोल H2 की जगह हमें 1.5 मोल H2 ले लेंगे। तो व्हेन 0.5 या 1/2 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विथ 1.5 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस ओनली 1 मोल ऑफ NH3। ठीक है बच्चों, तो अब देखो
अब अगर इसको हम देखें, जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पे ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमने 1 मोल N2 ले लिया, लेकिन यहाँ पे अगर हमने 4 मोल ऑफ H2 ले लिया, तो अब देखो 1 मोल ऑफ N2 तो केवल 3 मोल ऑफ H2 के साथ ही रिएक्ट करेगा और कितना बनाएगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आप देखो 1 मोल जो H2 होगा वो बच जाएगा, ठीक है। ये ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर में H2 क्या होगा आपका, बच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर 1 मोल आप N2 आप ले रहे हो और 4 मोल आप अगर आप H2 ले रहे हो, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन पहले कौन कंज्यूम होगा, नाइट्रोजन कंज्यूम होगा। पहले रिएक्शन में सबसे पहले कौन कंज्यूम होगा, नाइट्रोजन। तब इस केस में मान लो ये केस नंबर 1 है, ठीक है। केस नंबर 1 में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन पहले कंज्यूम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक दूसरे सेंस में अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन हमने 2 मोल ले लिया और हाइड्रोजन हमने 3 मोल ही लिया है। तो अब जरा देखो बच्चों, अब 3 मोल ऑफ H2 जो है वो केवल और केवल 1 मोल ऑफ N2 के साथ ही रिएक्ट करेगा, और 3 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करके कितना बनाएगा, अमोनिया 2 मोल ऑफ NH3 फॉर्म करेगा। तो अब जरा देखो यहाँ पे 3 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ N2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, H2 कंज्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ N2 है तो केवल 1 मोल ऑफ N2 ही रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑफ N2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्टेंट में N2 और H2 में सबसे पहले कंज्यूम कौन होगा, H2 गैस कंज्यूम हो जाएगा। तो केस 2 में अगर हम देखें, इन द केस ऑफ केस 2, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, H2 अगर पहले कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे अब इस केस में H2 आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। H2 यहाँ पे क्या होगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट होगा बच्चों, ठीक है। तो ये 2 केसेस हैं, आप डिपेंड करता है कि किसी भी रिएक्शन में आप कितना अमाउंट यूज कर रहे हो रिएक्टेंट, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल ऑलवेज रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस, ठीक है बच्चों। तो देखो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि किसी भी प्रोडक्ट में, मतलब किसी भी रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में जो रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, जो सबस्टांस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। और रिएक्टेंट के बेसिस पे ही, मतलब रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट से ही हमें पता चल पाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा रिएक्टेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट, इससे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या पूछ रहा है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन अ क्लोज्ड वेसल containing 1.5 gram of oxygen, which reactant is left in excess, find the mass of the excess reactant and the mass of the product formed। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 ग्राम कार्बन एटम है, मान लो एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, कोई एक क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें 1 ग्राम कार्बन एटम ऑलरेडी है, ठीक है, और उस क्लोज्ड वेसल के अंदर 1.5 ग्राम ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना दिया है, 1.5 ग्राम दिया है, और कार्बन का अमाउंट कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन करवाया जा रहा है वो किस में कराया जा रहा है, क्लोज्ड वेसल में कराया जा रहा है, मतलब जो वेसल है वो क्लोज्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अब ड्यूरिंग द रिएक्शन बाहर से और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अब देखो इस क्वेश्चन में 2 रिएक्टेंट होंगे, एक कार्बन होगा और दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा,
ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन दोनों रिएक्टेंट में विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। अब इन दोनों रिएक्टेंट में ये पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है, और दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है और उस एक्सेस अमाउंट में जो रिएक्टेंट है उसका मास क्या होगा, और साथ में प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CO2 गैस बनेगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 गैस। तो ये पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का भी मास क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो 3 चीज़ें पूछ रहा है बच्चों। पहली चीज़ तो पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो एक्सेस अमाउंट में कौन होगा, ठीक है, लेफ्ट इन एक्सेस कौन होगा। दूसरी चीज़ मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट पूछ रहा है, और मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे। तो रिएक्शन क्या होगा, कार्बन जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट क्लोज्ड रिलेशन में लिया गया है। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, CO2 गैस। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे ये बताओगे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब ये हमें निकालना होगा कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ऑक्सीजन कितना चाहिए, 32 ग्राम। मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है, 12 ग्राम कार्बन के लिए, 12 ग्राम कार्बन को कंबस्ट करने के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, 32 ग्राम। बच्चों स्टेटमेंट लिखते जाना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 12 ग्राम कार्बन को कंबस्ट करने के लिए या बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड है, 32 ग्राम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 12 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन अगर 32 ग्राम रिक्वायर्ड है तो हम क्या करेंगे, अब 1 ग्राम में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिक्वायर्ड O2 कितना, अब 1 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए, जैसा कि आपने देखा है क्वेश्चन में 1 ग्राम ही कार्बन लिया गया है कंटेनर में। तो 1 ग्राम कार्बन अगर कंटेनर में है तो उस 1 ग्राम कार्बन के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2.7 ग्राम। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे आपने जो सॉल्व किया है, पहले आपने क्या निकाला, आपने क्या बताया कि 12 ग्राम कार्बन को कंबस्ट होने के लिए, 12 ग्राम कार्बन को बर्न होने के लिए अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम रिक्वायर्ड है तो हम 1 ग्राम में निकालेंगे। 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, मतलब 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, हम कैसे निकालेंगे, 32/12 इंटू 1 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2.7 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत होगी, 2.7 ग्राम। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो कंटेनर के अंदर 1.5 ग्राम ही ऑक्सीजन लिया गया है। ठीक है, कितना लिया गया है, 1.5 ग्राम लिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए हमें तो चाहिए 2.7 ग्राम ऑक्सीजन, लेकिन कंटेनर में लिया कितना गया है, 1.5 ग्राम ही ऑक्सीजन लिया गया है। तो इसका मतलब कि अमाउंट क्या है ऑक्सीजन का, कम है। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तो इसका मतलब पहले कौन कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, पहले कंज्यूम हो जाएगा। पहले क्यों कंज्यूम होगा, क्योंकि इसका अमाउंट कम है। कैसे पता चला हमको, जब हमने यहाँ निकाला तो क्या देखा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो 1 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न होने के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, 2.7 ग्राम, लेकिन कंटेनर में 1.5 ग्राम ही ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो होगा आपका, ठीक है, C+O2 गिव्स
CO2 में जो ऑक्सीजन होगा आपका, ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या होगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट होगा बच्चों, इस चीज़ को याद रखो। तो हमने क्या निकाल लिया, लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा। कभी कभी एक नंबर आधा नंबर इस पे मिल जाता है बच्चों अगर आपने लिमिटिंग रिएजेंट बताया है तो। और साथ में हमने ये भी पता कर लिया कि इसमें जो दोनों रिएक्टेंट में कौन रिएक्टेंट बच रहा है, कौन रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है। अगर ऐसे देखा जाए तो कार्बन विल बी लेफ्ट इन एक्सेस अमाउंट, तो कार्बन एक्सेस अमाउंट में बच रहा है, ठीक है। कार्बन कितना बच रहा है, एक्सेस अमाउंट में। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 ग्राम कार्बन को कंबस्ट या बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितने की ज़रूरत पड़ रही थी, 2.7 ग्राम, लेकिन क्वेश्चन में तो 1.5 ग्राम ही है। तो इस तरीके से पहले क्या होगा, 1.5 ग्राम ही ऑक्सीजन है तो इसलिए पहले ये कंज्यूम हो रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है, दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। अब हम जो रिएक्टेंट का एक्सेस रिएक्टेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा बच्चों, कार्बन होगा, ठीक है। कार्बन क्या होगा, एक्सेस होगा। तो एक्सेस रिएक्टेंट का अब हम मास अगर निकालना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इस तरीके से समझना होगा कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बर्न कार्बन, मतलब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम कार्बन को बर्न कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कितना था ऑक्सीजन, 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बर्न कार्बन, मतलब 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने कार्बन को बर्न करेगा, ये अब निकालने जा रहे हो आप। तो 1.5 ग्राम कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू या इक्वेशन के थ्रू हमने क्या देखा कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है कार्बन को बर्न करने के लिए कितना ग्राम कार्बन को बर्न कर रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन बर्न कर रहा है कार्बन को, कितने ग्राम कार्बन को, 12 ग्राम कार्बन को। तो अब हम ये देखेंगे कि 1.5 ग्राम ऑक्सीजन कितने कार्बन को बर्न करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12/32 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब इसको आप सॉल्व करोगे ओवरऑल तो आपका आंसर आएगा 0.56, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 0.56 ग्राम आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें ये पता चल गया कि 1.5 ग्राम ऑक्सीजन जो है कितने कार्बन को बर्न कर पाएगा, ओनली 0.56 ग्राम कार्बन को ही बर्न कर पाएगा, ओनली 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है केवल और केवल 0.56 ग्राम कार्बन को ही बर्न कर पाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 1 ग्राम कार्बन लिया गया है, तो 1 ग्राम कार्बन में केवल और केवल 0.56 ग्राम ही कार्बन क्या होगा, बर्न हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ ओनली 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास कितना बच रहा है। मतलब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा था, मास पूछ रहा था, ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट का मास पूछ रहा था, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 1 ग्राम दिया था, हम क्या निकालने जा रहे हैं, कार्बन लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है, कार्बन कितना बच रहा है, अमाउंट ऑफ कार्बन कितना बच रहा है। तो क्वेश्चन में 1 ग्राम दिया था, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में से हम क्या करेंगे, 0.56 ग्राम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 0.44 ग्राम ऑफ कार्बन, मतलब इतना ही, मतलब 0.44 ग्राम कार्बन जो होगा वो अनरिएक्टेड होगा। मतलब इस तरीके से हमने मास निकाल लिया किसका, एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट क्या है आपका, कार्बन है, तो इसका मास हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना मास होगा, 0.44 ग्राम मास होगा, ठीक है बच्चों। तो 1 ग्राम कार्बन लिया गया था, लेकिन हमने अभी सॉल्व हमने क्या किया कि 1 ग्राम कार्बन तो हमने लिया था रिएक्टेंट में, लेकिन अमाउंट जो है ऑक्सीजन का क्लोज्ड वेसल के अंदर कितना है, 1.5 ग्राम है। तो आपने क्या निकाला था अभी पीछे, 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन केवल और केवल कितने ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न कर पा रहा था, 0.56 कार्बन को, 0.56 ग्राम कार्बन को। तो यहाँ से हमने 1 से 0.56 ग्राम को माइनस कर दिया, तो हमें कितना मिल गया, 0.44 ग्राम मास मिल गया।
ठीक है, रिएक्टेंट का, कार्बन रिएक्टेंट जो है वो इतना 0.44 ग्राम, 0.44 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, 0.44 ग्राम ये मास होगा कार्बन का। ठीक है बच्चों, अब बात हम करते हैं जो दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का भी मास पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आपका CO2 गैस बन रहा है, तो इस CO2 का मास पूछा जा रहा है। ठीक हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल गिव CO2, मतलब 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कितना लिया गया था क्वेश्चन में, ऑक्सीजन 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ड्यूरिंग द, सबसे पहले हमने क्या किया था, रिएक्शन में अगर अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखा जाए तो CO2 कितना फॉर्म हो रहा था, 44 ग्राम, तो 44 अपान हम क्या करेंगे 32 ग्राम, ये 32 क्या है, मास ऑफ द ऑक्सीजन है, तो 44 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 कर देंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 ग्राम से, क्या करेंगे 1.5 ग्राम से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, ये हमें निकालना है। तो हमने क्या किया 44/32 मल्टीप्लाई बाई 1.5 ग्राम। ठीक है, तो 1.5 ग्राम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.1 ग्राम आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि जो मास होगा CO2 का वो कितना होगा 2.1 ग्राम होगा। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब कि 1.5 ग्राम जो ऑक्सीजन है, 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, ओनली 2.1 ग्राम। आप खुद देख लो, क्वेश्चन में खुद देख लो कि अगर यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे आपने ये रिएक्शन लिखा था ना कि कार्बन है O2 है, आपका फॉर्म हो गया CO2 गैस। ठीक है, तो कार्बन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन दिया है 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम ऑक्सीजन जो है अभी आपने सॉल्व किया, 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, ओनली 2.1 ग्राम करेगा। ठीक है, तो बात क्लियर है कि अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है तो जाहिर सी बात है 1.5 ग्राम तो बहुत ही कम है, 1.5 ग्राम ऑक्सीजन बहुत ही कम CO2 प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ 2.1 ग्राम। तो 2.1 ग्राम, दिस इज़ द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ द मास ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 3 चीज़ें पूछा था। पहला चीज़ तो पूछा था रिएक्टेंट, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो हमने निकाल लिया कार्बन इज लेफ्ट इन एक्सेस, कार्बन इज लेफ्ट इन एक्सेस, और हमने लिमिटिंग रिएजेंट भी बता दिया था ऑक्सीजन है। दूसरी चीज़ आपने क्या फाउंड आउट किया, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, तो मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट आपका कितना आया था 0.44 ग्राम, और यहाँ पे आपने मास ऑफ द प्रोडक्ट निकाल लिया कितना 2.1 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन अगर पूछता है लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड बच्चों तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे ईजी ही पूछेगा, या तो कभी कभी 2 रिएक्टेंट दे देता है और मास दे देता है, उसके बाद पूछता है कि इन रिएक्शन में बताइए कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, या तो सीधे सीधे लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करने के लिए दे देगा विथ एन एग्जांपल। और अगर न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ज़रा देखो, एक थोड़ा सा टफ टाइप का है न्यूमेरिकल, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 6.54 ग्राम ऑफ जिंक और ट्रीटेड विथ 11.5 ग्राम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे 6.54 ग्राम ऑफ जिंक
को ट्रीट किया जा रहा है 11.5 ग्राम ऑफ H2SO4 से, तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व्ड एट STP, हाउ मच H2SO4 विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे H2SO4 बताना है कि हाउ मच H2SO4 विल बी लेफ्ट इन एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिंक का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करा के देख लेंगे, उसके बाद फिर रिएक्शन लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्राई करिए, अगर नहीं आएगा तो उसको हम बताएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।